So today we will talk about the seed dormancy. सीड डॉर्मेंसी एक ऐसी स्लिपिंग स्टेज है जिससे कोई भी सीड जो है वो गुजरता है ताकि वो अपनी दोबारा से जर्मिनेशन को रिज्यूम कर सके। तो ये जो पीरियड जिसमें वो जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर लेता है, स्लीपिंग फेज में चला जाता है, उस स्लीपिंग स्टेज वाली जो कंडीशन होती है उसको सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। सो हम इसे डिफाइन ऐसे कहते हैं, सम स्टेज स्ट्रक्चर लाइक बड, ट्यूबर, सीड, ये कोई भी पार्ट जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, आइदर इट इज़ वेजिटेटिव पार्ट जिससे उसने रिप्रोड्यूस करना है या उसका सीड या बड होगा, that goes through a period of temporary suspension of growth activities or the period of deep sleep, and such period is stated as the dormancy. और ये डॉर्मेंसी का जो पीरियड होता है ये ज़रूरी होता है किसी भी सीड को इस या सीड के किसी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट को इस स्टेज में से गुजरना ज़रूरी होता है। क्यों कि दैट इज़ नेसेसरी फॉर टू कंजर्व एनर्जी एंड टू मेच्योर यंग एम्ब्रियो एंड टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज, क्योंकि नेक्स्ट उसका पूरा साइकिल दोबारा से शुरू हो जाना है, तो वो उस साइकिल से दोबारा से गुजरने के लिए ख़ुद को जो है वो रेडी करता है। और ये तीन जो इसके लिए नेसेसरी चीज़ें हैं इनको पूरा करने के लिए वो थोड़ी देर से के लिए रेस्टिंग या स्लीपिंग पीरियड में चला जाता है, और उस रेस्टिंग और स्लीपिंग पीरियड को डॉर्मेंसी कहते हैं। बेरिंग इसको डिफाइन किया था दैट एनी फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट इन विच एक्टिव ग्रोथ इज टेम्परेरी सस्पेंडेड या हाल्टेड की जो होगी उसकी टेम्परेरी ग्रोथ जो होगी तो उसको कहेंगे दैट इज द डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी को अगर डिफाइन किया जाए प्रॉपर्ली, दैट इज द इनएक्टिविटी ऑफ फुली डेवलप्ड मैच्योर वायबल सीड टू जर्मिनेट इवन अंडर फेवरेबल कंडीशन। अब यहाँ पे एक खास बात ये समझने वाली कि सीड जो है वो बिल्कुल वायबल होगा, फुली मेच्योर होगा और कंडीशन भी फेवरेबल होंगी, बट इसका जो एम्ब्रियो है उसकी वजह से या इसके सीड कोड की वजह से या किसी इंटरनल फैक्टर लाइक इनहिबिटर की वजह से या किसी एक्सटर्नल फैक्टर लाइक एब्सेंस ऑफ वाटर और लाइट की वजह से अगर सीड जो है वो स्लीपिंग स्टेज में जाएगा तो उसको सीड डॉर्मेंसी कहेंगे। ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर करने की बात है कि यहाँ पे अंडर फेवरेबल कंडीशन भी होंगी और सीड भी फुली मेच्योर और वायबल होगा, बट फिर भी जर्मिनेट नहीं करेगा, तो इस कंडीशन को जो है वो सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। एक्चुअली सीड जो होते हैं उनको एक कुछ रेस्टिंग पीरियड रिक्वायर होता है उसकी राइपनिंग के बाद, और उस रेस्टिंग पीरियड को जो है वो आफ्टर राइपनिंग कहते हैं। ये देखिए ये सीड और इसके सीड के डिफरेंट पार्ट है। सबसे ये आउटर जो लेयर है इसकी दैट इज नंबर 1, दैट इज द टेस्टा। उसके बाद एंडोस्पर्मिक पार्ट है, यहाँ पे ये येलोइश कलर में नज़र आ रहा है जब स्टोर्ड फूड की फॉर्म में है। उसके बाद नंबर 3 पे ये जो एलियरॉन लेयर है ये वाली, इसके अंदर एक्चुअली जो वो एंजाइम होते हैं, एमिलेज होते हैं, और ये एमिलेज जो होते हैं इसी स्टार्च को ये जो हमारे पास इसमें नंबर 2 पे पार्ट एंडोस्पर्मिक पार्ट, इसमें जो स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है उसको ब्रेक डाउन करने के, स्टार्च की ब्रेक डाउन जो एमिलेज से होती है, और ये माइलेज या एमिलेज जो एंजाइम है दैट इज़ इन दिस एलियरॉन लेयर, दैट इज़ नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे ये रिलीज़ होकर इस स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद नंबर 4 है हमारे पास ये रेडिकल है, जब ये जर्मिनेट करेगा डेफिनेटली तो ये रूट बना देगा, यहाँ से ये रूट्स बन रही है यहाँ पे। और नंबर 5 हमारे पास जो है दैट इज़ एपिकोटाइल, एंड नंबर 6 हमारे पास जो है वो दैट इज़ कॉटिलिडनस पार्ट है, जिसको जो है वो स्कूटेलम भी कहते हैं, या फिर ये कॉटिलिडनस पार्ट है ये वाला। ये जो डॉर्मेंसी की डिफरेंट टाइप्स है, इनमें एक इम्पोज्ड डॉर्मेंसी जिसे क्विसेंस भी कहते हैं। इम्पोज्ड डॉर्मेंसी का मतलब है सम एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से जो डॉर्मेंसी होगी, लाइक अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगी या अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर लाइट और टेम्परेचर होगी, तो इस वजह से जो डॉर्मेंसी होगी दैट इज़ कॉल्ड इम्पोज्ड डॉर्मेंसी। इनेट डॉर्मेंसी, इनहेरेंट डॉर्मेंसी या रेस्टिंग स्टेज वो वाली स्टेज होती है जिसकी वजह से डॉर्मेंसी दैट इज़ द कंडीशन विद इन द डॉर्मेंट प्लांट और ऑर्गन या सीड या ट्यूबर के अंदर की कुछ ऐसी कंडीशन होगी जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहा, तो इसको कहेंगे इनेट डॉर्मेंसी। देयर आर फॉलोइंग 3 फेजेस डॉर्मेंसी की। इसे प्री डॉर्मेंसी या अर्ली रेस्ट भी कहते हैं, फुल डॉर्मेंसी या मिड रेस्ट, या फिर पोस्ट डॉर्मेंसी दैट इज़ द आफ्टर रेस्ट। अब इन तीन जो फेजेस है हमारे पास इनको हम इंडिविजुअली देखते हैं। तो प्री डॉर्मेंसी अर्ली रेस्ट,
अभी वो डॉर्मेंट नहीं हुआ तो इस स्टेज को ही प्री डॉर्मेंसी कहेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज डॉर्मेंट ऑर्गन हैज कैपेसिटी टू रिज्यूम इट्स ग्रोथ, यह दोबारा से भी अपनी ग्रोथ को रिज्यूम कर सकता है। अगर कोई इसको ट्रीटमेंट देते हैं हम तो इसको कहेंगे प्री डॉर्मेंसी। बट सेकेंड स्टेज है हमारे पास फुल डॉर्मेंसी, इसका मतलब है कि वो फुली डॉर्मेंट है। ड्यूरिंग दिस स्टेज सीड और ऑर्गन बिकम कम्प्लीटली डॉर्मेंट, फुल डॉर्मेंसी है। एंड जर्मिनेशन कांट बी इंट्रोड्यूस्ड, अब ये जर्मिनेशन की तरफ नहीं जा सकता, अब ये अपनी जो डॉर्मेंसी स्टेज है उसको पूरा करेगा तो फिर जो है वो जर्मिनेशन की तरफ आएगा, तो इसको कहते हैं फुल डॉर्मेंसी। पोस्ट डॉर्मेंसी या आफ्टर रेस्ट, इसका मतलब है कि वो अपनी डॉर्मेंट स्टेजेस, डॉर्मेंट कंडीशन जो उसको वो पूरा कर चुका है, तो अब सीड जो वो जर्मिनेशन कर सकता है। सो इस सीड में जर्मिनेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय द ट्रीटमेंट और चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो प्री में और पोस्ट में जर्मिनेशन जो है वो इंड्यूस हो सकती है, जबकि फुल्ली डॉर्मेंट में जर्मिनेशन इंड्यूस नहीं हो सकती। फिर एक और हमारे पास टाइप है, दैट इज द ट्रू डॉर्मेंसी। ट्रू डॉर्मेंसी मतलब दैट इज द रियल डॉर्मेंसी इफ द डॉर्मेंट ऑर्गन और सीड जर्मिनेशन कांट बी इंड्यूस्ड बाय एनी सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, कुछ भी कर ले उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगी, वो डॉर्मेंट ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड द ट्रू डॉर्मेंसी। और रिलेटिव डॉर्मेंसी, इसका मतलब है कि इस डॉर्मेंसी का किसी एक्सटर्नल या इंटरनल कंडीशन से या ट्रीटमेंट से कोई रिलेशन है, इस वजह से इसको रिलेटिव डॉर्मेंसी कहते हैं। अगर हम कंडीशन चेंज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे तो डॉर्मेंसी जो है वो ब्रेक होगी, तो इसको कहते हैं रिलेटिव डॉर्मेंसी। इफ एन डॉर्मेंट सीड जर्मिनेशन कैन बी इंड्यूस्ड अंडर स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशन और ट्रीटमेंट, इट इज कॉल्ड रिलेटिव डॉर्मेंसी। सेकेंडरी डॉर्मेंसी, when the seed has not fully emerged from the dormancy and it again thrown back into the full dormancy, इसको कहते हैं सेकेंडरी डॉर्मेंसी। अभी वो डॉर्मेंसी से रिमूव हो रहा था, जबकि दोबारा से कुछ ऐसी कंडीशन चेंज हुई तो वो दोबारा से डॉर्मेंट में चला गया, डॉर्मेंसी में चला गया, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी की टाइप बताया कि इसमें सीड जो है वो फुल्ली मेच्योर होगा, लेकिन सीड के कुछ पार्ट जो हैं उनमें जो है कुछ ऐसी डेफिशिएंसी होगी, इमेच्योरिटी होगी या हार्डनेस होगी, जैसे कि सीड कोट में, इस वजह से सीड जो है वो डॉर्मेंट रहता है। तो ये डॉर्मेंसी किस वजह से हो सकती है, दैट माइट बी ड्यू टू द सीड कोट, इसको कहते हैं सीड कोट इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी, एंड दिस डॉर्मेंसी इज ड्यू टू एक्सट्रीम हार्ड सीड कोट। अब ये जो एक्सट्रीम हार्ड सीड कोट होगा ये उस सीड को जो है वो जर्मिनेट नहीं होने देगा। दूसरी स्टेज इसमें फिर टाइप इसमें ये है कि एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी, मतलब ये जो वो डॉर्मेंसी जो एम्ब्रियो की मेच्योरिटी की वजह से, तो उसको कहते हैं एम्ब्रियो इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी। फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी, सीड के अंदर के इंटरनली कुछ ऐसे फंक्शनिंग है कि वो भी जो है वो जर्मिनेट नहीं कर सकता या हार्श कंडीशन को फेस नहीं कर सकता, इसलिए वो स्लीपिंग स्टेज में चला जाता है। तो इंटरनली फंक्शनिंग प्रॉपर इस तरह से नहीं हो रही, इस वजह से जो डॉर्मेंसी दैट इज कॉल्ड physiological dormancy. So dormancy prevent embryo growth in seed germination until specific chemical changes occur. Inhibitor often retard embryos growth. इसमें कुछ inhibitor का रोल भी हो सकता है, तो वो इस जो सीड है इसकी डॉर्मेंसी को इन्हांस कर रहे हैं और उसे जर्मिनेट नहीं करने दे रहे। मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी, ये इसमें कुछ सीड के कुछ कंपोनेंट जो है वो इनकम्पिटेंट हैं, अभी वो पूरी तरह से ग्रो या जर्मिनेट नहीं कर सकते, इस वजह से जो डॉर्मेंसी दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी, इसमें ये भी हो सकता है एम्ब्रियो जो है वो फुली मेच्योर नहीं है, हाइपोक्टाइज जो है वो स्मॉल है, रेडिकल स्मॉल है, जिस वजह से वो एक्सटर्नल हार्श कंडीशन को फेस नहीं कर सकता, इस वजह से जो डॉर्मेंट रहेगा। तो ये सीड के कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो सीड अभी फुल्ली मेच्योर तो है, लेकिन ये इसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जिसमें इनकम्पिटेंसी की वजह से वो डॉर्मेंट है। मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी दैट इज द कम्बिनेशन है, ये कम्बिनेशन है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी का। इन दिस टाइप द सीड हैव अंडरडेवलप्ड एम्ब्रियोज एज वेल एज सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट टू रिस्ट्रिक्ट इट्स जर्मिनेशन। इसमें कुछ जो है वो रिटार्ड ग्रोथ रिटार्डेड भी हो सकते हैं और कुछ अंडर डेवलप्ड एम्ब्रियोज भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से ये डॉर्मेंसी होगी, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोफिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी। फिजिकल डॉर्मेंसी, इसमें सीड कोट आर इम्परमिएबल to water due to the macrocephaloids cells and mucilaginous water layer, इस जैसे लाइक पीच, पम और चेरीज़ के सीड होते हैं, तो ये काफ़ी हार्ड सीड कोट होते हैं इनका और ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होते हैं, जिस वजह से
इस डॉर्मेंसी को फिजिकल डॉर्मेंसी कहते हैं। कम्बिनेशनल डॉर्मेंसी, अब ये जो डॉर्मेंसी ये डिफरेंट डॉर्मेंसी का कम्बिनेशन होगी, दैट द फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, मार्फोफिजियोलॉजिकल, ये ऐसी जो डॉर्मेंसी होगी उसको कम्बिनेशनल डॉर्मेंसी कहते हैं, जो 2 या 3 फैक्टर्स का कम्बिनेशन है। और इस कम्बिनेशनल डॉर्मेंसी को डेफिनेटली ब्रेक करने के लिए भी हमें 2 या 3 ट्रीटमेंट का कम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। द कम्बिनेशन ऑफ स्कैरिफिकेशन स्ट्रैटिफिकेशन ट्रीटमेंट इज नेसेसरी टू ब्रेक सच डॉर्मेंसी। काजी सीड डॉर्मेंसी की कौन कौन सी हो सकती है? दैट माइट बी ड्यू टू द हार्ड सीड कोट। ये जो सीड कोट होता है इसमें 2 लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर को टेस्टा कहते हैं और इससे अंदर वाली जो लेयर होती है इसको टेगमेंट कहते हैं। टेस्टा जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, हेमीसेलुलोज, फैट्स, वैक्सेस एंड प्रोटीन। और इट एट मेच्योरिटी इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी वाटर लॉस हो जाता है जब ये मेच्योरिटी की तरफ जाता है, जिस वजह से ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है काफ़ी टफ हो जाती है। और ये टफ लेयर जो होती है ये वाटर इम्बाइबेशन को और या फिर इनकी रेडिकल और प्लोम्यूल की जर्मिनेशन को इन्हांस को इनको जो है वो ये रिटार्ड करता है, रोकता है। ये सीड का हार्ड सीड कोट है तो ये वाटर इम्परमिएबिलिटी इसकी एक रीज़न बन जाएगी, क्योंकि ये हार्ड सीड कोट की वजह से वाटर जो है वो इम्बाइब नहीं हो सकेगा। फिर गैशियस एक्सचेंज भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि जो अंदर एम्ब्रियो दैट इज़ अ लिविंग पार्ट जब वो रेस्पायर कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ये परमिएबिलिटी है ये भी इस हार्ड सीड कोट की वजह से नहीं हो सकेगी। मैकेनिकल रेजिस्टेंट भी ये करता है, इम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से जब एम्ब्रियो वाटर इम्बाइब करते हैं तो ये जो है वो ये एक्सपेंशन नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सपेंशन होगी सीड कोट ब्रेक होगा तो फिर इसमें जो है वो जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो कि इस हार्ड सीड कोट की वजह से नहीं हो पाता। पोरली डेवलप्ड एम्ब्रियो, सेकेंड रीज़न ये हो सकती है कि सीड मेच्योर है लेकिन इसका एम्ब्रियो जो है वो पोरली डेवलप्ड है। एम्ब्रियोज में बी इमेच्योर आर पोरली डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ सीड डिस्पर्सल, अभी वो इमेच्योर है। या फिर समटाइम्स एम्ब्रियोज आर फुली मेच्योर बट रिक्वायर सम मॉइस्चर, लो टेम्परेचर और कुछ ऐसी इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन इनको चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से इनकी जर्मिनेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। डॉर्मेंसी ड्यू टू स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट, कुछ ऐसे सीड होते हैं लाइक टोबैको का सीड है, राइट स्पेसिफिक लाइट फॉर जर्मिनेशन एंड सच लाइट सेंसिटिव सीड आर कॉल्ड फोटोब्लास्टिक। अब इनमें 2 चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक होता है और एक नेगेटिव फोटोब्लास्टिक है। पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक वो वाले सीड होते हैं जिनको लाइट की ज़रूरत होती है जर्मिनेशन के लिए, और नेगेटिव फोटोब्लास्टिक वो सीड होते हैं जिनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती। डॉर्मेंसी ड्यू टू जर्मिनेशन इनहिबिटर्स, इसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं लाइक फिनोलिक्स, टैनिन्स, अल्कलाइड्स, लैक्टोन्स, इंडोल्स, एब्सिसिक एसिड इसमें सबसे ज़्यादा अहम है, और ये क्या करते हैं जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं और इस एम्ब्रियो की जर्मिनेशन को रिटार्ड करते हैं और नहीं होने देते। इसकी वजह से भी डॉर्मेंसी हो सकती है। अगर उनकी प्रेजेंस से जब तक वो लीच आउट नहीं होंगे तो या ख़त्म नहीं होंगे या ग्रोथ प्रमोटर आके उनके इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे तो जर्मिनेशन नहीं हो सकेगी। सीड डॉर्मेंसी को ओवरकम हमने करना है। हमने बात की थी यहाँ पे, इसके शुरू में भी यही तस्वीर हमने देखी थी, बट इसको इस तरह से हमने लेबल नहीं किया था। अब इसमें देखेंगे तो ये सबसे बाहर जो हमने बताया था कि ये एल्यूरॉन लेयर है, ऊपर सबसे ऊपर टेस्ट है, फिर ये इसके अंदर जो है वो एमिलेज एंजाइम्स होते हैं। जब यहाँ से वाटर इम्बाइब होगा, ये देखिए यहाँ से ये वाटर इम्बाइब होगा कोटिलीडन में, तो यहाँ पे जो है वो GA प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन भी इसे कहते हैं। और ये जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन जो है वो यहाँ पे इस स्टोर्ड फूड के अंदर आ जाएगा जो हमारे पास स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आ जाएगा तो ये यहाँ से एल्यूरॉन लेयर से जो है वो एमिलेज की प्रोडक्शन करेगा। ये एमिलेज जो है वो इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है, तो स्टार्च को ब्रेक करके ये शुगर या ग्लूकोज में चेंज कर देती है। और ये जो ग्लूकोज होता है दैट इज़ रेडीली अवेलेबल एनर्जी का सोर्स है, और ये जो है ये इस रेडिकल और एपिकोटाइल में यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इनकी ग्रोथ को, इसकी जर्मिनेशन को जो है वो स्टिर कर देगा, स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा। तो इस तरह से वाटर इम्बाइबेशन के बाद जो है वो इसकी डॉर्मेंसी ब्रेक होती है या सीड जो है वो जर्मिनेशन की तरफ चला जाता है। ये इसमें लाइट का भी इफेक्ट दिखाया गया है। ये फार रेड एंड रेड लाइट की जो 2 वेवलेंथ है यहाँ पे 730 नैनोमीटर एंड 660 नैनोमीटर ये दिखाई गई है। तो ये भी इस एमिलेज को या माइलेज की प्रोडक्शन को जो है वो स्टिर करती हैं, इन्हांस करती हैं,
इंड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से बाकी का सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसे का वैसे ही है। तो यहाँ पे वाटर या फिर ये लाइट का जो इफ़ेक्ट है ये दिखाएगा कि ये किस तरह से सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करने के दो तरीके, नेचुरल मीन हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल मीन हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि नेचुरल मीन कौन कौन से जिसके हमारी इन्वॉल्वमेंट के बिना ही हो जाते हैं, और उसमें यह है कि डॉर्मेंसी स्टॉप्स व्हेन सीड गेट अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर लाइट और टेम्परेचर और मॉइस्चर मिलेगी तो वो खुद ही जर्मिनेट कर जाएगा। या फिर सीड कोट बिकम परमिएबल ड्यू टू रप्चरिंग बाय नेचुरल एजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने थोड़ा सा उसे डिकम्पोज कर लिया, खा लिया, या टेम्परेचर या अब्रेशन बाय डाइजेस्टिव ट्रैक। हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि सीड डिस्पर्स होते हैं एनिमल के जो डाइजेस्टिव ट्रैक से पास आउट होने के बाद, जब वो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं तो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में से गुजरते हुए वो जो उनकी जो हार्ड सीड कोट है वो ब्रेक हो सकता है और परमिएबल हो सकता है या डाइजेस्ट हो सकता है उसका कोई पार्ट। तो ये भी नेचुरल मीन होगा इसका। कंप्लीशन ऑफ आफ्टर राइपनिंग पीरियड, उसको कुछ पीरियड चाहिए था, रेस्टिंग स्टेज चाहिए थी, और वो रेस्टिंग स्टेज उसकी पूरी होगी, देन इट इज़ रेडी फॉर द जर्मिनेशन। लीचिंग ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर, अगर यहाँ पे सीड कोड जो है वो परमिएबल हो गया या ब्रेक हो गया थोड़ा सा, तो वहाँ इसके अंदर जो जर्मिनेशन इनहिबिटर थे वो लीच कर जाएंगे। इनएक्टिवेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर, या जर्मिनेशन इनहिबिटर की ऑक्सीडेशन हो सकती है, इनएक्टिवेशन हो सकती है, तो ये नेचुरल मीन होंगे। प्रोडक्टिव ग्रोथ हार्मोन्स विच कॉन्ट्रैक्ट इनहिबिटर, कुछ ऐसे ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो सकते हैं जो इन इनहिबिटर के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। अटेनमेंट ऑफ एम्ब्रियो मेच्योरिटी, अभी जब सीड मेच्योर था बट एम्ब्रियो इमेच्योर था, तो एम्ब्रियो जो है वो आफ्टर दिस द ट्रीटमेंट, नेचुरली ट्रीटमेंट या फिर कंप्लीशन ऑफ द आफ्टर राइपनिंग पीरियड जो है वो मेच्योर हो सकता है। अगर आर्टिफिशियल मीन की तरफ चले हमारे पास सेकेरिफिकेशन है। ये इसमें हम सीड कोड को, जो हार्ड सीड कोड की वजह से डॉर्मेंसी होती है, इस टाइम सीड कोड को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं या सॉफ्ट करने की कोशिश करते हैं, और इस सीड कोड की ब्रेकिंग या सॉफ्टनिंग या वीकनिंग को सेकेरिफिकेशन कहते हैं। ये स्कैरिफिकेशन मैकेनिकल भी हो सकती है, दैट इज डन बाय शेकिंग द सीड विद द सैंड, या सैंड पेपर के साथ हम इसको शेक कर सकते हैं, निकलिंग कर सकते हैं इसकी, और स्क्रैचिंग कर सकते हैं सीड कोड को, या शार्प नाइफ से भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये फर्दर हम ये इन पिक्चर्स में देखें तो ये शार्प नाइफ से किया जा रहा है, या इसको सैंड पेपर के साथ इसकी स्क्रबिंग की जा रही है, या फिर हम इसको सॉफ्टनिंग या ब्रेकिंग कर रहे हैं तो बाय केमिकल, और बाय हॉट वाटर, इवन बाय हॉट वाटर भी हम इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। हिना, या फिर स्कैरिफिकेशन के लिए हमारे पास ये हो सकता है आर्टिफिशियली मीन के, हम इसे इस तरह से जो है वो निकलिंग कर सकते हैं, या फिर ये एब्रेसिव सरफेस के साथ हम इसको जो है वो रगड़ने के बाद भी हम इसको जो है वो इसके सीड कोट को सॉफ्ट और ब्रेक करने के लिए कोई भी मेथड ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें हम इसको अपने टी से याद करें। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब हम इसके टेम्परेचर को जो है वो लोअर करेंगे। दिस मेथड इज यूज टू ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी caused by immature embryo and seed is exposed to well aerated moist condition under low temperature, और ये लो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और ड्यूरिंग स्ट्रेटिफिकेशन बायोकेमिकल चेंजेस टेक प्लेस, सो द ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन इंक्रीजेज एंड ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन्स जो उनकी कंसनट्रेशन डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो प्रमोट या इन्हांस हो सकती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको कोल्ड टेम्परेचर में ये सीड डिफरेंट जो सीड बैग्स के अंदर या कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, तो ये हम इसे चिलिंग के लिए टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के लिए 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए हम इसे कोल्ड स्टोर हाउसेज में रख सकते हैं। या फिर इसे हम जो है वो इस तरह के जो आइस पैकेट्स होते हैं उनके साथ भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये सीड है, इसको हमने सोक किया वाटर के अंदर, और उसके बाद इस जो आइस पैकेट्स हैं उसके अंदर इसको मिक्स किया और इसको हमने ऐसे पैक करके स्टोर कर लिया। तो ये इस तरह से भी हम इसके सीड को स्टोर कर सकते हैं।
ब्रेक डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए। अल्टरिंग द टेम्परेचर, अब इसमें हाई और लो टेम्परेचर हम वेरी करेंगे। इसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर की जो वेरिएशन है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। जैसे हम अगर किसी सीड को लो टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं तो उसको हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इनके दरमियान डिफरेंस देखें तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। 15 to 25, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो ये 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वेरी करने के बाद, ऊपर नीचे करने के बाद हम इसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करके उसकी जर्मिनेशन को प्रमोट या इन्हांस कर सकते हैं। एक और टर्म है हमारे पास इम्पेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, जो इसका माइक्रोपाइलर एंड होता है वहाँ से सीड जो वाटर एब्जॉर्व करता है, लेकिन कभी ऐसे भी हो सकता है किसी स्ट्रोफलर प्लग की वजह से इसका जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो हम अगर इसको विगरसली शेक करेंगे तो इसका जो इम्पेक्शन की वजह से इसका जो प्लग है वो रिमूव हो जाएगा और सीड जो है वो इस तरह से डॉर्मेंसी से निकल जाएगा और उसमें वाटर इम्बाइबेशन हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये जो मिक्सिंग वाले होते हैं, लाइक अगर सीड की शॉप है, सीड स्टोर हाउस है, तो उसके बाहर ये मिक्सिंग वाली के लिए एक मशीन लगी होती है, तो मैकेनिकली हमने उसको ब्रेक करना है, वेल शेकिंग करना है। लाइट की वजह से अगर डॉर्मेंसी, जैसे पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक और नेगेटिव फोटोब्लास्टिक है कि उनको लाइट चाहिए या फिर डार्कनेस चाहिए, तो हम उनको लाइट या डार्कनेस, इनकी जो रिक्वायर्ड चीज़ ये एक्सटर्नल सोर्स है, ये इसको देंगे तो भी इसकी डॉर्मेंसी जो है वो ब्रेक हो सकती है। डॉर्मेंसी ऑफ फोटोब्लास्टिक सीड्स इज ओवरकम बाय द एक्सपोजर टू द लाइट सोर्सेज। लाइट 60 नैनोमीटर इंड्यूस जर्मिनेशन इन पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड लाइक एमरेंथिस, एंड नेगेटिव फोटोब्लास्टिक जिनको जो वो डार्क रिक्वायर होती है उनको हम डार्कनेस में रखेंगे तो उनकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी। प्रेशर की वजह से ये हम प्रेशर देंगे उसको ऑलमोस्ट 2000 एटमॉस्फेरिक एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड 5 to 10 मिनट, और ये जो प्रेशर होता है सीड की परमेबिलिटी को इन्हांस कर देगा और डेफिनेटली परमेबिलिटी से वाटर इम्बाइब करेगा, या फिर जो है उसके अंदर जो इनहिबिटर है वो लीच आउट कर देंगे तो उसकी डॉर्मेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे ये लाइट के इफेक्ट दिखाया गया, ये फार रेड और रेड लाइट जो सोर्सेज हैं ये क्या करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे ये एब्सिसिक एसिड की जर्मिनेशन जो प्रोडक्शन है ये इसमें देखें ये स्टॉप हो रही है यहाँ पे, जबकि ये जिब्रेलिन की या जिब्रेलिक एसिड की जो प्रोडक्शन है दैट इज़ एनहांस्ड एंड इट गोज टू दिस एलोरॉन लेयर, और ये एलोरॉन लेयर में से जो है वो एमिलेज को प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करेगा, और वो एमिलेज जो है वो स्टार्च को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर, और फिर इससे इसकी जो जर्मिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसमें लाइट का इफेक्ट बताया गया, इसका हम पिछले स्लाइड में भी देख चुके हैं। ग्रोथ रेगुलेटर जो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए डेफिनेटली इनहिबिटर हैं, तो उनके इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हमारे पास ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होंगे, लाइक काइनेटिन, एथिलीन, थायोयूरिया, दीज आर यूज्ड फॉर द ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी। ये यहाँ पे इसको दिखाया गया, यहाँ पे ये 1 to 7 स्टेप दिखाए गए हैं कि इसमें किस तरह से होता है। ये हम जो पिछले इसमें स्लाइड थी हम उसमें भी देख चुके हैं, इसमें हम दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं। इसमें समझने के ये एलोरॉन लेयर है, इसमें ये स्कूटैलम दैट इज अ कॉटिलीडन, और ये एम्ब्रियोपॉड है। यहाँ से ये वाटर इम्बाइब करेगा, वाटर इम्बाइब करने के बाद यहाँ से ये जिब्रेलिन एसिड प्रोड्यूस होगा दैट इज जिब्रेलिक एसिड, और ये एलोरॉन लेयर में जाएगा। एलोरॉन लेयर से ये देखिए यहाँ से एमाइलेज, अल्फा माइलेज प्रोड्यूस होगा, और ये माइलेज क्या करेगा, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा शुगर के अंदर। ये देखिए स्टार्च शुगर में कन्वर्टेड है, और ये स्टार्च जब शुगर में कन्वर्ट होगी तो ये फिर ये एम्ब्रियोनिक पार्ट में आएगी, और एम्ब्रियो पार्ट जो है वो रेडिकल और कोलिप्टाइल्स में ये इसकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये वाटर इम्बाइबेशन से ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो लाइक जिब्रेलिन, काइनेटिन, एथिलीन, थायोयूरिया, ये सब प्रोडक्शन होती है, तो ये जर्मिनेशन को इन्हांस करते हैं, सीड की डॉर्मेंसी को ओवरकम करते हैं।